Good morning, all of you. Welcome back in chemistry tutorial of Floating Yansala. Take education in rhyme because lotus flourishes in slime. Today, chapter is chapter number 8, 18th century political formation part 2. Uh, Seizing independence. The सिख जो कि एक पहले रिलीजन के रूप में उभरा, बाद में इन्हें ऐसा लगने लगा, मतलब इन्हें ज़रूरत महसूस होने लगी कि ये एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के रूप में उभरना चाहिए। तो 17th सेंचुरी के दौरान फ्रेंड्स हम ये पाएंगे कि ये स्टेट जो होगा बिल्ड होगा पंजाब में, और बहुत सारे बैटल गुरु गोविंद सिंह द्वारा लड़े जाएंगे राजपूतों के विरुद्ध में, मुगलों के अगेंस्ट में। और बाद में ये खालसा जो है 1699 यानी कि 1699 में ये उभर के आएगा खालसा, जो कि एक पंथ के रूप में उभरेगा। और 1708 में डेथ हो जाएगी गुरु गोविंद सिंह की। और फिर खालसा का जो रिवॉल्ट होगा ये बंदा बहादुर के लीडरशिप में उभरेगा मुगलों के अगेंस्ट में, यानी कि मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट में। और ये अपने आप को सोवरेन रूल, यानी कि सिखों के सोवरेन रूल को डिक्लेयर करने के लिए अपने क्वीन को इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि अपने क्वीन को चलाना शुरू करेंगे, और जिस पर गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक के नाम से ऐसा किया जाएगा। मतलब ये जो एस्टेब्लिशमेंट होगा इनके क्वीन का, वो गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर किया जाएगा। और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टैब्लिश किया सतलज और जमुना के बीच। और फिर बंदा बहादुर को फरुखसियर ने 1715 में कैप्चर करवा के 1716 को मरवा दी। सिख जो कि नंबर ऑफ बैंड्स में ऑर्गेनाइज थे, जिन्हें जत्थास कहा जाता था, और बाद में मीसल्स के नाम से उभरा, जिसमें हम बाद में पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि रंजीत सिंह जो है सुकरचरिया मिसल से के होंगे, और जो सिखों में उभर कर सामने आएंगे। इनके जो कंबाइंड फोर्सेस थी फ्रेंड्स, उन्हें ग्रैंड आर्मी या दल खालसा कहा जाता था। इनकी जो एंटायर बॉडीज थी वो बैसाखी और दिवाली के पर अमृतसर में मिलती थी, जिसे रिजोल्यूशन ऑफ गुरुज कहते थे या गुरु मतास कहा जाता था। मतलब ये लोग बैसाखी और दिवाली के टाइम पे अमृतसर में कलेक्टिव डिसीजन के लिए एक जगह मीटिंग करते थे। और उस समय एक राखी का भी सिस्टम इंट्रोड्यूस था, जिसमें कल्टीवेटर्स जो होते थे प्रोटेक्शन के तौर पर राखी बांधते थे, और उसके अलावे 20% अपने कल्टीवेशन का प्रोडक्ट होता था वो टैक्स के तौर पे देते थे। गुरु गोविंद सिंह काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हो चुके थे खालसा से, और उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, राज करेगा खालसा। जो सिखों की वेल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन थी, और इनकी वेल नीट ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण से ही इन्होंने पहले मुगल गवर्नर्स को सक्सेसफुल रेसिस्टेंस दिया। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने रिच प्रोविंस ऑफ पंजाब के बहुत सारे इलाकों को सीज कर लिया था जब उसने इन्वेड किया था पंजाब में। तो उस समय भी सिखों की आर्मी ने रेसिस्ट करने का काम किया था अहमद शाह अब्दाली के आर्मी या ट्रुप्स को। और सरकार जो थी, सरकार ऑफ सरहिंद फ्रॉम द मुगल, खालसा डिक्लेयर्ड किया इन्होंने अपने आप को सोवरन रूल के रूप में। और सोवरन रूल ये 1765 में मतलब अपने रूल को ये लोग स्टेबल किए। और उसके अलावा सोवरेन का मतलब इन्होंने अपने सिक्के चलवाए। तो फ्रेंड्स ये बातें हमने पहले भी पढ़ी हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं वो अपने सिक्के चलवाते, अपनी प्रॉस्पेरिटी को दिखाते थे, और उसके अलावा मंदिर भी बनवाते थे।
और ऐसा ही सेम इंस्पिरेशन देखने को मिलेगा बंदा बहादुर के समय में, जो कि ऑर्डर किया जाएगा, इशूड किया जाएगा खालसा के द्वारा। सरकार ऑफ सरहिंद भी मुगलों के द्वारा जब सीज किया गया था फ्रेंड्स, तो भी जो सिखों की ट्रुप थी, आर्मी थी, इसने अपना काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। इससे फ्रेंड्स ये पता चलता है कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था आर्मी का, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। सिखों की टेरिटरी जो थी 18 सेंचुरी के लेट में इंडस से जमुना तक फैल गई थी, लेकिन इनके जो रूलर्स होते थे फ्रेंड्स, ये डिवाइडेड होते थे, जिसमें एक महाराजा रंजीत सिंह थे, और उस ये रीयूनाइट करेंगे खुद के अपने ग्रुप को, और इस्टेब्लिश करेंगे अपने कैपिटल को लाहौर में 1799 में। जैसा कि मैंने पहले फ्रेंड्स कहा था कि इनके जो नंबर ऑफ बैंड्स थे वो बाद में मीसल्स में कन्वर्ट हुए, और को मिसल्स में सुकरचरिया मिसल से महाराजा रंजीत सिंह बिलोंग करते थे। ये फ्रेंड्स एक पोर्ट्रेट है शिवाजी का। हम इसमें ये जानते हैं फ्रेंड्स कि 17th सेंचुरी में स्टेट जो स्टार्ट हुआ इमरजेंस, यानी कि डेक्कन, मतलब शिवाजी के लीडरशिप में डेक्कन जो है 17th सेंचुरी के एंड तक आते आते कैप्चर किया गया, या ये कहा जाए कि यहाँ पर इनका इमरजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और बाद में हम ये पाएंगे फ्रेंड कि मराठा स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट शिवाजी द्वारा किया जाएगा। शिवाजी का जन्म जो है ये 1630 को शिवनेरी में हुआ था। पिता का नाम साजी और माता का नाम जीजाबाई था। इनकी पर्सनालिटी को बिल्ड करने का काम इनकी माता और इनके गार्जियन दादा कोंडदेव के गाइडेंस में किया गया। शिवाजी का जो कन्क्वेस्ट का कैरियर था ये काफ़ी यंग एज में ही स्टार्ट हो गया, और जवाली ऑक्यूपेशन के कारण से ये मावाला हाईलैंड्स में अनडिस्प्यूटेड रहे। उसके अलावे इनका एक्सपेंशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। फ्रेंड्स हम ये देखेंगे शिवाजी का कि ये बहुत जगह हार का भी सामना करेंगे शुरुआती दौर में, और उसके अलावा ये पलट के वार भी करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा गुरिल्ला वारफेयर में फेमस थे और एक्सपर्ट थे, और ये एक लेजेंडरी फिगर के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, और इनके द्वारा सपोर्ट किया गया रेवेन्यू कलेक्शन मेथड को, जिसका नाम था चौथ और सरदेशमुखी, और इन्होंने मराठा स्टेट की फाउंडेशन को रखा और उसे मजबूत भी बनाया। और अब फ्रेंड्स हम देखते हैं मराठास के बारे में। मराठा जो थे, मराठा किंगडम का इस्टेब्लिशमेंट जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1630 को छत्रपति शिवाजी के द्वारा किया गया। मराठा किंगडम जो था काफ़ी पावरफुल रीजनल किंगडम के रूप में उभरा मुगल रूल के दौरान और मुगल रूल के ऑपोजिशन में। शिवाजी ने एक स्टेबल किंगडम रखा, और एक पावरफुल वेरियर फैमिली के सपोर्ट से, जिसका नाम देशमुख था। ग्रुप जो था हाईली ये मोबिलाइज था। उसके अलावा पीजेंट और पेस्ट्रोलिस्ट ग्रुप्स थे जिन्हें कुनबी कहा जाता था, और इन्होंने मराठा आर्मी को बैकबोन दिया। उसके अलावा शिवाजी ने मुगल्स को पेनिनसुला पर काफ़ी ज़्यादा चैलेंज किया, और शिवाजी के डेथ के बाद ये जो पावरफुल मराठा स्टेट था इसको चितवन ब्राह्मण फैमिली ने वाइडली चलाना शुरू किया, और शिवाजी के सक्सेसर्स जो थे
एज पेशवा यानी कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में उभरे और पूना जो था इनका मराठा किंगडम का कैपिटल बना। तो फ्रेंड्स, ये जो पेशवा होते थे वो शिवाजी के सक्सेसर को के यहाँ प्राइम मिनिस्टर के रूप में सर्विस देते थे। पेशवास के अंतर्गत मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और मराठों का जो ये कह सकते हैं साम्राज्य जो था काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ और काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिले इन्हें बाई पासिंग फोर्टिफाइड एरियाज ऑफ मुगल्स। मेनली इनकी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी हुआ करती थी फ्रेंड्स कि ये लोग जो है सप्लाई लाइन को तोड़ देते थे। जैसे कि अगर मुगल्स जो है युद्ध के दौरान इनके लिए जो खाने का सामान मुहैया होता था, हथियार मुहैया होता था, वो सप्लाई लाइन को ये लोग तोड़ देते थे, डिस्टर्ब कर देते थे। ये जो पेशवाज होते थे मराठा को जो सर्व कर रहे थे और इस तरीके से ये लोग बड़े बड़े युद्धों को यानी कि बैटल्स को जीत जाते थे। 1720 से 1761 के दौरान मराठा एम्पायर जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया और मुग़ल एम्परर की अथॉरिटी के दौरान और उसके अलावा मालवा, गुजरात को इन लोगों ने मुग़लों से जीता 1720 में। उसके अलावा 1730 में मराठा किंग जो थे ओवरलॉर्ड के रूप में डेक्कन पेनिनसुला में पूरे मतलब डेक्कन पेनिनसुला को इन्होंने जीता और उसके अलावा वहाँ के शासक बनकर के उभरे। इन्होंने पोसेस्ट किया चौथ और सरदेशमुखी जैसे रेवेन्यू कलेक्शन को इन्होंने चलाया। मतलब ये दोनों टैक्स के नाम हैं जो कि मराठों के द्वारा चलाया गया था। चौथ फ्रेंड्स पूरे कल्टीवेशन पे 25% रेवेन्यू क्लेम किया जाता था जो जमींदार कलेक्ट करते थे डेक्कन में, जिसे चौथ कहा गया था। उसके अलावा जो सरदेशमुखी था फ्रेंड्स, ये एक सेस था जो कि 9 to 10% लैंड रेवेन्यू पर लगाया गया था। मतलब कि ये चौथ नामक रेवेन्यू या टैक्स कहा जाए उस पर ही 9 या 10% का सरदेशमुखी लैंड रेवेन्यू लगाया गया था। मतलब ये टैक्स के ऊपर टैक्स था सरदेशमुखी। बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन के साथ मराठाओं ने अपनी एक इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डेवलप किया। उसके अलावा मराठों का जो रूल था वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हुआ और इनका जो रेवेन्यू डिमांड्स था ये ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस किया गया लोकल कंडीशंस में इनटू अकाउंट्स। एग्रीकल्चर जो था काफ़ी ज़्यादा उस समय इनकरेज्ड हुआ। उसके अलावा ट्रेड को रिवाइव्ड किया गया। इन्होंने अलाउ किया मराठा चीफ्स को, जैसे कि सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा एंड भोसले जो कि नागपुर से बिलोंग करते थे। तो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट से चूँकि रिसोर्सेज जो थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ गई थी और उस कारण से इनकी पावरफुल आर्मी को मेंटेन किया जाता था। उसके अलावा फ्रेंड्स, इनकी खास बातें ये थी मराठों की कि ये जहाँ कहीं भी युद्ध लड़ते थे एक लिमिट तक ही मतलब बर्बाद करते थे उस एरिया को या फिर ना ही करते थे, क्योंकि उन्हें केवल जीतने के बाद वहाँ से रेवेन्यू की डिमांड रहती थी, क्योंकि ये चाहते थे कि भले ही वो अपना शासन या अपना रूल करें बट इन्हें टाइम टू टाइम पैसे पहुंचाते रहें। ऐसा इससे भी पता चलता है कि जब मराठों का कैंपेन चला था मालवा पर 1720 में, तो उसकी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी पर कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ा था। उज्जैन एक्सपेंड हुआ सिंधियास के अंतर्गत, इंदौर एक्सपेंड किया होलकर्स के अंतर्गत। ये सिटीज़ लार्ज और काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस थी और फंक्शन करती थी इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल और कल्चरल सेंटर्स के रूप में। न्यू ट्रेड रूट्स का इमर्जेंस बढ़ा।
और उस एरिया पर मराठों का कंट्रोल स्टार्ट हो गया। उसके अलावा सिल्क प्रोडक्शन जो था चंदेरी रीजन का, अब वो आउटलेट होकर के पुणे तक फैल गया और मराठा जो कैपिटल था पुणे, वहाँ तक फैल गया। अब बात करेंगे हम आगे बुरहानपुर की। बुरहानपुर जो कि आगरा और सूरत के बीच का इलाका था, जो कि एक ट्रेड सेंटर था, वो एक्सपेंड करके पुणे तक पहुंच गए। पूना और नागपुर को भी बना दिया गया साउथ में, और उसके अलावे लखनऊ और इलाहाबाद ईस्ट में, ईस्ट तक आकर के फैला। तो मराठों ने ट्रेड सेंटर्स हो, मतलब कि कॉमर्शियल पर्पस हो या इकोनॉमिक पर्पस हो, उसको डेवलप करने की ही कोशिश की, ना कि उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की मराठों ने। बाजीराव वन, जिन्हें बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाना जाता है, सन ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ, एक ग्रेट मराठा जनरल थे जिन्होंने एक्सपेंड किया मराठा किंगडम को विंध्यास तक, जिसे और बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन भी चलाए। जैसे कि उनका जो कैंपेन चलाया गया था वो मालवा के अगेंस्ट, बुंदेलखंड के अगेंस्ट, गुजरात के अगेंस्ट, और पुर्तगीज तक इनका जो मराठा का जो इमरजेंस था वहाँ तक ये फैल गया था। जाट्स ने 17th और 18th सेंचुरी के लेट में अपने पावर को कंसोलिडेट किया, और इनके जो काफ़ी ज़्यादा फेमस रूलर हुए जिनका नाम था चुरामन के अंतर्गत इनका पावर काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ। इन्होंने एक्वायर किया कंट्रोल ओवर टेरिटरीज जो कि दिल्ली के वेस्ट का पार्ट है, मतलब दिल्ली के आसपास के इलाके को इन्होंने जीता 1680s में, और दिल्ली और आगरा के बीच का जो इलाका था उसे जीता, और कुछ समय के लिए इनका प्रभाव आगरा पर भी रहा। जाट्स जो थे काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरस एग्रीकल्चरिस्ट थे। इनका जो टाउन्स था जैसे कि पानीपत, बल्लभगढ़, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स था और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी था। सूरजमल के अंतर्गत भरतपुर जो है एक स्ट्रॉन्ग स्टेट के रूप में उभरा, और नादिर शाह ने जब दिल्ली पर 1739 में अटैक किया था, तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं सूरजमल के स्टेट पर भी देखने को मिला है कुछ पार्ट्स में। उसके अलावा बात करें इनके बेटे जवाहर शाह की, जो कि सूरजमल के बेटे थे, इनके पास 30,000 ट्रूप्स थी। उसके अलावा अनदर 20,000 मराठास और 15,000 सिख ट्रूप्स थी इनके पास, जो कि मुगलों से लड़े थे। और ये जो 20,000 मराठा और 15,000 सिख थे, इस ट्रूप्स को जवाहर शाह ने हायर किया था मुगलों से लड़ने के लिए। भरतपुर फोर्ट जो है बना था ट्रेडिशनल स्टाइल में। उसके अलावे बात करें कि अंबर और आगरा में इनके जो गार्डन पैलेसेस हैं ये भी बनवाए गए थे मुगलों के स्टाइल से, मतलब मुगलों के स्टाइल से ये मिलता है। उसके अलावा इनकी जो बिल्डिंग्स थी ये भी काफ़ी अच्छी मॉडल्ड की हुई थी, आर्किटेक्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा आर्किटेक्चर बना हुआ है उसमें। ये शाहजहां के अंतर्गत मतलब मिलती है, या ये कहा जा सकता है कि मुगलों का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था वो जाट के समय भी देखने को मिलता है। सूरजमल के रेन में जाटों का जो पावर है काफ़ी शीर्ष पर पहुंच गया था। इन्होंने अपने पावर को काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट किया,
और भरतपुर स्टेट जो आज के राजस्थान में है, ये 1756 टू 1763 तक रूल किए थे। आप देख सकते हैं फ्रेंड कि और 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें मैंने पहले भी कहा कि जो युद्ध हुआ था वो उसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले थे। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आई होंगी सूरजमल जाट को अपने पावर को कंसोलिडेट करने में। सूरजमल का पॉलिटिकल कंट्रोल जो है ब्रॉडली मॉडर्न ईस्टर्न राजस्थान के पार्ट में, सदर्न हरियाणा के पार्ट में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के पार्ट में और दिल्ली के पार्ट में इनका पॉलिटिकल कंट्रोल देखने को मिलता है। सूरजमल ने बहुत सारे फोर्ट्स और पैलेसेस बनवाए और लोहागढ़ फोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस था भरतपुर में। और जाटों के रीजन का जो लोहगढ़ फोर्ट है भरतपुर में बना हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।